हेलो दोस्तों, मैं ललिता दहिया स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं यूएनएससी के बारे में। बेसिकली हम चर्चा करेंगे। फिर से चर्चा में आया है यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ये क्यों चर्चा में आया, क्या मुद्दे हैं, क्या इसमें सुधार, यूएनएससी की पूरी संरचना में सुधार होना क्यों जरूरी है, भारत को भी इसकी स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए, इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक विशिष्ट बात यह है कि दोस्तों 14 फरवरी, इसी 14 फरवरी शाम 6 बजे से स्टडी IQ IAS हिंदी टीम आप लोगों के लिए अपना पहला ऑनलाइन फाउंडेशन बैच लेके आ रही है। याद रखिएगा, शाम 6 बजे से 14 फरवरी से ये बैच शुरू हो रहा है। फटाफट आप लोगों को क्या करना है, स्टडी IQ की वेबसाइट या स्टडी IQ के ऐप पे जाके एनरोल करा लेना है। और एनरोल कराने से पहले आपको कोड यूज करना है LD Live। ठीक है, LD Live कोड यदि आप यूज करते हैं तो आपको विशिष्ट छूट प्राप्त होगी। आपकी जो फीस है वो मात्र 18,999 यानी 19,000 के आसपास आपको पे करना होगा इस कोड के साथ। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार टीम है, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। पूरे टाइम फ्रेम का एक पूरा मॉड्यूल सेट किया हुआ है और लगभग 13 महीने के अंदर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। डेली 2.5 घंटे की क्लास होगी आप लोगों की, और ये क्लास लगभग 3 घंटे की होगी, जिसमें आधा घंटा आप लोगों की डाउट सॉल्विंग और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर के लिए जो भी समय होगा वो दिया जाएगा। तो देर किस बात की, फटाफट एनरोल करा लीजिए अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, और कोड यूज करना है LD Live। ठीक है, तो आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद फिर से चर्चा में आया है। चर्चा में इसलिए आया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष हैं साबा कोरोसी, उन्होंने बेसिकली चिंता व्यक्त की और ये कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता। बहुत बड़ी टिप्पणी है अपने आप में कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज की जो वास्तविकताएं हैं उनको प्रतिबिंबित नहीं करता, लकवाग्रस्त है, एक तरीके से किसी काम के लायक नहीं है। और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का जो मूल कार्य था, यूएनएससी का मूल कार्य क्या था भाई, यूएनओ का मूल लक्ष्य क्या था? वैश्विक शांति की स्थापना करना, है ना, या हम कहें कि वैश्विक सुरक्षा की स्थापना करना। लेकिन अपने मूल लक्ष्य से ही भटक गया है यूएनओ, और ये यूएनएससी की संरचना में अंतर्निहित है इसके तत्व। ठीक है, तो इन्होंने साफ साफ तौर पे कहा कि जो इसके मूल लक्ष्य थे उसका निर्वहन करने में ये असमर्थ है, लकवाग्रस्त है, और ये वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करना है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है स्वयं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के द्वारा। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे का रीजन ये है, आपको पता है अभी वर्तमान में युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में। सबसे पहले ना हम एक बार ये जान लेते हैं कि जो यूएनएससी क्या है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर रशिया के द्वारा वीटो करने का अर्थ क्या होगा। देखो, सबसे पहले यदि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना देखें तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा। ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ये यूएनओ के 6 प्रमुख अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है। जो यूएनएससी है इसमें टोटल सदस्य होते हैं दोस्तों 15। इन टोटल 15 सदस्यों में से 5 स्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, और 10 जो होते हैं वो गैर स्थायी सदस्य होते हैं, यानी कि अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनकी अवधि 2 वर्ष होती है। 5 स्थायी सदस्यों को P5 कंट्री भी कहा जाता है, जिसमें यूएसए है, रशिया है, फ्रांस है, चाइना है और साथ ही यूनाइटेड किंगडम है। यानी ये 5 देश इसमें स्थायी सदस्य के तौर पे नामित है यूएनएससी में। अब एक बार वीटो का अर्थ समझ लिए कि वीटो क्या होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। यदि मैं वीटो की बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों, जिनका नाम मैंने अभी बताया था, उनकी मूल प्रस्ताव को वीटो करने की शक्ति है। मान लीजिए कोई एक प्रस्ताव आया, कोई भी एक प्रस्ताव आया किसी भी मुद्दे पे, उस प्रस्ताव के ऊपर 4 देशों ने कहा कि हाँ ये होना चाहिए, ठीक है, और एक देश ने कह दिया कि नहीं होना चाहिए। तो अगर इस एक देश ने वीटो कर दिया कि भाई नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं लागू हो पाएगा।
भाई सामान्य तो क्या होना चाहिए, भाई बहुमत की बात माने तो लागू होना चाहिए, एक ने कहा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन वीटो का मतलब ये है कि एक राष्ट्र यदि उसे इन 5 में से कोई भी एक राष्ट्र उसे यदि वीटो कर देगा तो वो प्रस्ताव लागू नहीं होगा। यानी ये कहीं ना कहीं इसको अलोकतांत्रिक बताया है। बहुत सारे जो आलोचक हैं, आलोचक जब वीटो पावर की आलोचना करते हैं तो कहते हैं कि ये सिद्धांत अपने आप में कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। मुद्दा ये हुआ, हमें पता है रशिया यूएनओ का जो स्थायी सदस्य है, इसने यूक्रेन पर हमला किया है। रूस ने यूक्रेन पर बेसिकली एक प्रस्ताव था जिसमें देशों से यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को मान्यता नहीं देने का आह्वान किया, जिस पर रूस ने दावा किया है और वीटो कर दिया कि भाई इस बात को माना जाएगा। ये जो 4 क्षेत्र हैं यूक्रेन के, इस पे मेरा दावा है, इसे यूक्रेन का घोषित नहीं होना चाहिए। वीटो कर दिया तो रशिया की बात मानी जाएगी, या तो प्रस्ताव ये बिल्कुल पारित ही नहीं होगा। तो वीटो कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक है, ये चर्चा में फिर से आया है। ये बात समझ में आई कि क्यों इंपॉर्टेंट है, यूएनएससी की पूरी संरचना क्या है, वीटो पावर क्या है। अब हम यदि भारत की बात करें दोस्तों, भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं है। हमने देखा P5 यानी 5 देश ही स्थायी हैं, लेकिन भारत यूएनएससी में 7 बार गैर स्थायी सदस्य के तौर पे कार्यरत रहा है और जनवरी 2021 में 8वीं बार पुनः अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। यानी टोटल 8 बार भारत, जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं ना, इनमें से अस्थायी सदस्य रहा है 8 बार, स्थायी सदस्य नहीं है अभी तक। लेकिन भारत प्रयासरत है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिले। उसके पीछे के रीजन भी बताऊंगी, आखिर वो कौन कौन से आधार हैं जिन आधारों पे भारत को यूएनएससी की सदस्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यूएनएससी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि हम बात करें कि आखिर इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की जरूरत क्यों है, आखिर क्यों सुधार होने चाहिए, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला रीजन है भू राजनीतिक वास्तविकताओं का बदलना। ये कहा गया कि देखो भाई, जब 1945 में इस संगठन की शुरुआत हुई उस समय भू राजनीतिक वास्तविकताएं अलग थी। आज वास्तविकताएं बदल चुकी हैं। बदलते हुए वातावरण के अनुसार, बदलते हुए नई नई चुनौतियों को देखते हुए हमें यूएनएससी में जबरदस्त तरीके से सुधारों की या रिफॉर्म्स की जरूरत है। वही ये बोल रहा है भाई, शीत युद्ध के रणनीतिक प्रभाव में गिरावट आई है। आज की डेट में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता लगभग 4 गुना बढ़ गई है। आज आप देखोगे कि बड़े स्तर पे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र हैं और संयुक्त राष्ट्र को क्या करना चाहिए इसकी अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। जितने सदस्य बढ़ते जाएंगे, जितनी वैश्विक चुनौतियां बढ़ती जाएंगी, उतनी अपेक्षाएं बढ़ती जाएंगी। ऐसे में यदि वही पुराना रटा रटाया संगठन काम करता रहा, ना तो उन चुनौतियों का समाधान संभव हो पाएगा और ना ही जो सदस्य राष्ट्र हैं उनकी अपेक्षाएं पूरी हो पाएंगी। तो ऐसे में जरूरत है संयुक्त राष्ट्र संगठन को समय के अनुरूप परिवर्तित करने की, इसके संगठन को बदलने की। ठीक है, इसके जो संगठनात्मक ढांचा है उसको बदलने की। पहला लॉजिक ये दिया जाता है। दूसरी बात ये कही जाती है, 2 मुद्दे हैं। एक मुद्दा है अधिक प्रतिनिधित्व का, कि भाई कुछ राष्ट्रों और कुछ महाद्वीपों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दे दिया। जैसे यदि हम बात करें रूस सहित यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और फ्रांस की उपस्थिति के कारण P5 में एक बड़ा यूरोपीय पूर्वाग्रह है। आप यदि पूरे वर्ल्ड का मैप देखोगे तो वर्ल्ड को यदि हम 2 भागों में बांटते हैं, एक उत्तरी देश, एक दक्षिणी देश। उत्तरी देशों में भी यदि हम केवल यूरोप को देखें ना, तो यूरोप से ही 3 कंट्री आ गई, रशिया आ गया, यूके आ गया, फ्रांस आ गया। आप दक्षिण से देखोगे तो दक्षिण में चाइना के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है ना। तो ये प्रतिनिधित्व में बड़े स्तर पे असमानता है। जब पूरे विश्व के देशों का सदस्यता है यूएन में, तो भाई प्रतिनिधित्व में भी तो समानता होनी चाहिए। इस आधार पे भी आलोचना की जाती है कि यूरोप से ही आपने 3 देश ले लिए। यहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो कम प्रतिनिधित्व है। जैसे आप लैटिन अमेरिका का देखो, एक भी नहीं है। कैरिबियन समूह में कोई देश नहीं है। अरब जगत में से कोई देश नहीं है। अफ्रीका से कोई कंट्री इसके अंदर नहीं है। जैसे क्षेत्रों से एक भी स्थायी सदस्य नहीं है। तो फिर ऐसे क्षेत्रों के मुद्दों को कौन उठाएगा?
ऐसे क्षेत्रों की जो चुनौतियां हैं, ऐसे क्षेत्रों की जो प्राथमिकताएं हैं, उनको कौन उठाएगा यूएनएससी के स्तर पे, है ना। यदि सबकी सदस्यता है तो संगठन में भी सबकी पार्टिसिपेशन, सबकी भागीदारी होना जरूरी है। तो दूसरी आलोचना इस आधार पे की जाती है और यह कहा जाता है कि समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, सदस्यता बढ़ गई है, नई नई चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। ऐसे में जरूरी है कि यूएनएससी का जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें बदलाव किया जाए। तीसरा लॉजिक ये दिया जाता है जो वीटो का प्रश्न है भाई। ये वीटो अपने आप में मैं आपको बता चुकी हूं, केवल 5 स्थायी सदस्यों को ही प्राप्त है। ये 10 अस्थायी सदस्यों को कोई मतलब नहीं है। 5 स्थायी सदस्यों को प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रीय हितों को वैश्विक हितों से ऊपर रखने के लिए वीटो का दुरुपयोग किया जाता है। देखो, वीटो को देने का मतलब क्या था कि महाशक्तियां ऐसे मुद्दे पे वीटो कर पाएंगी जो वैश्विक हितों से जुड़ा हुआ हो। लेकिन होता क्या है, इस वीटो का प्रयोग ज्यादातर क्या, हम जब अंतरराष्ट्रीय संबंध अभी पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक कोर पॉइंट होता है राष्ट्रीय हित, यानी, और ये कंट्रीज भी उसी का अनुपालन करती हैं। इस वीटो का प्रयोग वैश्विक हितों के लिए ना करने के स्थान पे किसके लिए करती हैं? राष्ट्रीय हितों के लिए करती हैं। जो इनके लिए तो राष्ट्रीय हित होता है, लेकिन बाकी समुदाय के लिए, बाकी विश्व के लिए तो उसका कोई सरोकार नहीं होता। तो ऐसे में इस वीटो का दुरुपयोग अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और बहुत सारे आलोचक इस वीटो को संयुक्त राष्ट्र का सबसे अलोकतांत्रिक तत्व बताते हैं कि भाई ये कोई लोकतांत्रिक तत्व नहीं है, इसको खत्म होना चाहिए। युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों को निष्क्रियता का मुख्य कारण है ये, क्योंकि स्थायी सदस्यों और उसके सहयोगियों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई को प्रभावी ढंग से रोकता है। मान लो कोई भी यूएन का स्थायी सदस्य किसी देश में जाके युद्ध कर दे, बहुत सारे देशों ने किया भी है, जैसे यूएस अफगानिस्तान में काफी लंबे समय तक प्रभावी रहा, वियतनाम में, ऐसे ही आप देखोगे रशिया अभी यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, इसी तरीके से चाइना और ताइवान का मुद्दा आप देखते हो। तो यदि इन देशों के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाया जाए यूएनएससी के लेवल पे कि भाई ये फलाना स्थायी जो देश है ये तो मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, ये तो मानव अपराधों को बढ़ा रहा है ना, तो ऐसे में ये देश अपने खिलाफ कोई प्रतिबंध लगने देगा क्या? नहीं लगने देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास वीटो नामक शक्ति है, वीटो कर देता है, इसके खिलाफ कोई प्रतिबंध लगते नहीं है, इसको किसी भी प्रकार के जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, जो नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, यूएन की कार्रवाई हो सकती है, उसको भुगतना ही नहीं पड़ता क्योंकि वीटो लगा देता है। तो ऐसे में इस वीटो का जो प्रयोग है वो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए हो रहा है और ये कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक है। इस पूरे के पूरे ढांचे में सुधार जरूरी है। अगला मुद्दा यह है कि जो P5 कंट्रीज है उनके बीच भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता देखने को मिलती है। इन 5 देशों के बीच अपने आप में भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता देखने को मिल रही है। कैसे? आप देखोगे भाई, यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने के लिए तैयार था, रशिया ने हमला कर दिया। आपने पूरा शीत युद्ध देख लिया भाई रशिया और यूएस की प्रतिद्वंदिता में, ठीक है। कहीं ना कहीं ये प्रतिद्वंदिता आज यूएस बनाम चाइना हो गई है, चाहे हम हिंद महासागर देखें, क्वाड जैसे संगठन देखें, ठीक है। तो यानी ये जो 5 की 5 जो महाशक्तियां है ना, इन 5 महाशक्तियों के बीच में भी भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, जो कहीं ना कहीं यूएन के उद्देश्य पूरे विश्व को लेके होने चाहिए, ये अपने अपने हितों के अनुरूप उसे घुमाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अलोकतांत्रिक है, इसलिए भी इसमें सुधार होना चाहिए। अगला जो मुद्दा है, कामकाज का गैर पारदर्शी और गैर परामर्शी तरीका, यानी इस कामकाज का जो तरीका है उसको भी पारदर्शी बनाए जाने की जरूरत है। इसके साथ इससे अगला पॉइंट यदि हम देखें क्यों सुधार होने चाहिए, तो उत्तर दक्षिण असमानता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि हम दक्षिण क्षेत्र को देखें तो केवल चीन उसका प्रतिनिधित्व करता है, जबकि उत्तर में देखें तो यूएनएससी में उत्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 राष्ट्र है। मैंने आपको बताया था ना, वर्ल्ड को आप 2 भागों में देख लो, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण से केवल चाइना है, उत्तर से आपका यूएसए है, आपका यूके है, फ्रांस है, रशिया है। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर दक्षिण असमानता भी है, इस असमानता को भी दूर करना है, दक्षिण के देशों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाना है ना। और साथ ही अगला पॉइंट हम देखेंगे क्यों सुधार जरूरी है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पर बढ़ते तनाव, भू राजनीतिक संघर्ष। भाई आज की डेट में आप देखोगे बहुत सारे
चुनौतियां हैं पूरे के पूरे विश्व के सामने। भू राजनीतिक संघर्ष है, जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन एक देश के लिए तो चुनौती है नहीं, पूरे विश्व के लिए चुनौती है। आतंकवाद है, साइबर क्राइम है, ठीक है, अलग अलग नई नई चुनौतियां पूरे विश्व के सामने है। ऊर्जा सुरक्षा है, महामारियां हैं, भाई कोविड-19 ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया। तो ऐसे में दुनिया के कार्य करने के तरीकों की असमानताओं और अपर्याप्तताओं को सामने ला दिया है कहीं ना कहीं। जब विश्व के सामने इतने बड़े स्तर पे चुनौतियां हैं तो उन चुनौतियों का समाधान कुछ ही विशिष्ट देशों को नेतृत्व देके नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो देश हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही निर्णय लेंगे। ऐसे में समय की जरूरत है कि हम यूएनएससी के जो सदस्यों की जो संख्या है, जो स्थायी सदस्यों की संख्या है, उसको बढ़ाएं। हम वैश्विक समानता उसमें स्थापित करें ताकि विश्व के जो मुद्दे हैं, जो विश्व की चिंताएं हैं, उनके ऊपर एक बेहतर निर्णय लिया जा सके यूएनओ के द्वारा। बात समझ में आई कि आखिर इसमें सुधार की क्यों जरूरत है, ये हमने देखा, ठीक है, सुधार की आवश्यकता क्यों है। अब हम एक और पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं कि भारत जो है ना लगातार स्थायी सदस्य बनने के लिए प्रयासरत रहता है। तो भारत में ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि भारत को हम यूएनएससी की स्थायी सदस्य की सीट दे दें। उसके कुछ लॉजिक, उसके कुछ पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। आप भारतीय हो, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूएनओ से वाकिफ हो, आप यूएनएससी की संरचना से वाकिफ हो, तो ऐसे में भारत जो प्रयास करता है किसी भी राष्ट्र के साथ, आपने देखा होगा जब हम संबंध बनाते हैं या फिर किसी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थान के साथ, तो हमारा पहला आग्रह होता है कि भाई आप समर्थन करो हमारा कि हम यूएनएससी की स्थायी सदस्यता प्राप्त करें। तो बहुत देशों के साथ हमारे संबंध इन आधारों पे बनते हैं कि वो राष्ट्र हमारी सदस्यता का समर्थन करते हैं, है ना। तो भारत प्रयासरत है। तो क्यों मिलनी चाहिए भारत को स्थायी सदस्यता? पहला आधार है भारत की संस्कृति और विश्व दृष्टि संयुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण के अनुरूप है। हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में विश्वास रखते हैं, हम बंधुत्व की अवधारणा में विश्वास रखते हैं, हम शांति, सह अस्तित्व, है ना, इन सब मुद्दों की जो अवधारणाएं हैं इनमें विश्वास रखते हैं। इसलिए हमें स्थायी सदस्यता मिलने का हम एक बहुत बेहतर आधार है हमारे पास, हमारी संस्कृति। दूसरी बात करें, भाई यूएन की स्थापना के समय से ही भारत इसका सदस्य रहा है और व्यापक सहयोग करता रहा है। अलग अलग यूएन के मिशन में भारत सहयोग करता रहा है और शुरू से ही भारत यूएन का सदस्य है। इसके साथ ही भारत के लोकतांत्रिक मूल्य और सबसे बड़े लोकतंत्र होने का सार या गौरव, हम कहें कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ऐसे में लोकतांत्रिक मूल्य हमारे विश्व देखता है, भाई आज 75 वर्षों के बाद भी हमारा लोकतंत्र जीवित है और ज्यादा विकसित हो रहा है और ज्यादा प्रफुल्लित हो रहा है, फल फूल रहा है। तो ऐसे में हम एक बेहतर सदस्य साबित हो सकते हैं यूएन के, है ना। तो लोकतांत्रिक आधार है। इसके साथ ही हम और आधारों की बात करें तो सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुके हैं हम, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। यानी हम परमाणु शक्ति संपन्न हैं, लेकिन हमारी परमाणु नीति क्या है? जिम्मेदार परमाणु संपन्न शक्ति देश की नीति है कि हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे, अनाक्रमण की नीति है हमारी, है ना। तो ऐसे में हम देखें, चाहे जनसंख्या के आधार पे, चाहे अर्थव्यवस्था के आधार पे, चाहे परमाणु शक्ति के आधार पे, तो इन आधारों पे भी हम पूरे के पूरे आधारों पे संपन्न है, तो हमें सदस्यता मिलनी चाहिए। इसके साथ ही वैश्विक दक्षिण नेता के रूप में भारत उभर रहा है। दक्षिण नेता के रूप में भारत की जो है साख वो बढ़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना के उधार जंजाल में बहुत सारी कंट्रीज फंस चुकी हैं। चाइना का एक जो स्वरूप है वो सबके सामने आ चुका है। ऐसे में भारत की तरफ दक्षिण के नेता देखते हैं, भारत की संस्कृति, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के चलते, है ना। तो वैश्विक दक्षिण नेता के रूप में भारत उभर रहा है। तो दक्षिण का एक बेहतर प्रतिनिधित्व बन के भारत यूएनएससी की स्थायी सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, शांति व्यवस्था में ना भारत ने लंबे समय तक योगदान दिया है। याद रखिएगा, जितने भी यूएन के शांति मिशन होते हैं अलग अलग कंट्रीज में जो जाते हैं, तो बड़े स्तर पे हम उन शांति मिशनों में सहयोग करते रहे हैं, है ना। या फिर वैश्विक अलग अलग मुद्दे हो, हमने हमेशा शांति को सपोर्ट किया है ना, हमेशा सद्भाव को सपोर्ट किया है। तो ऐसे में भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है, तो भारत को भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र में उभरते महत्व के विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई है भारत ने हमेशा से। तो ऐसे में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। यदि हम देखें भारत क्या क्या प्रयास कर रहा है, तो भाई भारत वैश्विक शासन की बदलती वास्तुकला के में भारत के मानदंड सुधार है, मतलब भारत लगातार प्रयास कर रहा है ग्लोबल साउथ के एक वकील के रूप में। मैंने आपको बताया कि भाई वैश्विक दक्षिण नेतृत्व के रूप में उभर रहा है। इसके साथ ही भारत G4 एक संगठन है दोस्तों। G4 किसका है? इस G4 ध्यान रखना, पीटी में भी पूछ सकता है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान, ये 4 देश हैं जो यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। तो इन चारों देशों से मिलकर बनता है G4। और इसी तरीके से G69 है, इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के समान विचारधारा वाले देशों का एक समूह है। इनके माध्यम से भी भारत प्रयास करता रहता है यूएनएससी के विस्तार का। और अभी 2022 में जो यूएनएससी का सम्मेलन हुआ था, उसमें भी भारत ने G4 और L69 की बैठकों को संबोधित किया था और कहीं ना कहीं यूएनएससी के विस्तार का समर्थन किया था और अपनी सदस्यता का भी ऑब्वियस सी बात है समर्थन करेगा ही। यदि हम कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन क्या कहता है? लोकतांत्रिक सुधार होने चाहिए, समय काल परिस्थिति के अनुसार यूएनएससी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव होना चाहिए। वर्तमान समय में बहुत सारी चुनौतियां विश्व के सामने हैं, ऐसे में हम केवल कुछ ही लोगों, कुछ ही राष्ट्रों के ऊपर उसकी जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं, पूरे विश्व को जिम्मेदार बनना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए, है ना। हम उत्तर की बात करें या दक्षिण की बात करें, हम महाद्वीप वाइज बात करें, ये तो एक तरीके से पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है ना, कि यूरोप से 3 देश आ गए, एशिया से एक ही राष्ट्र है, अफ्रीका से एक भी नहीं है, लैटिन अमेरिका से एक भी नहीं है, है ना, कैरिबियन जो राज्यों से एक भी नहीं है। तो ऐसे में असमानता को हमें खत्म करना होगा और कहीं ना कहीं समय आ गया है जब यूएनएससी में सुधारों की जरूरत है। स्वयं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जब ये बात बोलते हैं तो फिर चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है और सुधारों की गति और ज्यादा तेज होने की जरूरत बढ़ जाती है ना। तो ध्यान रखिएगा, यही हमें एक बेहतर सा कंक्लूजन दे देना है कि परिषद को अधिक प्रतिनिधित्व, प्रभावी, कुशल, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए सुधार जरूरी है। यानी हमें अधिक प्रतिनिधित्व देना है, उसे प्रभावी बनाना है, कुशल बनाना है, जवाबदेह बनाना है और पारदर्शी बनाना है, ताकि यूएनएससी वैश्विक जो चिंताएं हैं उनका समाधान बेहतर तरीके से कर सके। और पुराने सिस्टम जो अतीत की चुनौतियों से निपटने के लिए बनाया गया था, जो पुराना सिस्टम है, अतीत की चुनौतियां तो अब लगभग खत्म हो गई है। शीत युद्ध खत्म हो गया है, प्रत्यक्ष युद्धों की संभावना ना के बराबर है। एक आध आपको केस देखने को मिलता होगा जैसे रशिया यूक्रेन का मिल गया। अब नई चुनौतियां है ना विश्व के सामने, आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन है, साइबर क्राइम है, ऊर्जा सुरक्षा है ना। तो इन सारी चुनौतियों के लिए जरूरी है कि हम पुराने सिस्टम की संरचना को बदले, हम उसको ज्यादा लोकतांत्रिक बनाएं, ज्यादा पारदर्शी बनाएं, ज्यादा कुशल बनाएं, ज्यादा जवाबदेह बनाएं। तब जाके जो यूएनएससी है या यूएन है वो बेहतर तरीके से कार्य कर पाएगा और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में स्वयं को सक्षम बना पाएगा। यदि हम देखें तो यूएनएससी का लोकतंत्रीकरण बहुत जरूरी है, विस्तार बहुत जरूरी है और समान प्रतिनिधित्व समय की जरूरत है। इन तीनों मुद्दों पे तत्काल काम करने की जरूरत है। हमारा कंक्लूजन यही होना चाहिए। तो आज की पूरी चर्चा में हमने यही डिस्कस किया कि मुद्दा क्या था, चर्चा में क्यों था, यूएनएससी का संगठन कैसा है, वीटो क्या होती है, यूएनएससी में सुधार क्यों होना चाहिए, उसके कारण बताए कि आखिर क्या क्या कारण है सुधार करने के, भारत को स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए उसके आधार बताए और कहीं ना कहीं हमने एक सकारात्मक निष्कर्ष बताया कि क्यों समय की जरूरत है यूएनएससी का लोकतंत्रीकरण करना, विस्तार करना और कहीं ना कहीं समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट स्टडी आईक्यू ऐप या स्टडी आईक्यू वेबसाइट पे जाके एनरोल कीजिए बैच में जो शुरू हो रहा है 14 फरवरी शाम 6 बजे से। और एनरोल करने से पहले दोस्तों याद रखना है, कोड यूज करना है LD लाइव। ये कोड यूज करके आपको उपयुक्त छूट के साथ मेरा प्रत्यक्ष मार्गदर्शन भी मिलेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।